रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त चाइना के विज़िट पर हैं और जबकि ये दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं, ये इनका पहला फॉरेन विज़िट है जो कि इन्होंने चाइना का किया है और वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग ने उनके लिए रेड कारपेट बिछाया, ग्रेट हॉल ऑफ द बीजिंग में उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। पुतिन के साथ उनके टॉप ऑफिशियल्स थे, टॉप मिलिट्री और डिफेंस ऑफिशियल्स, वो भी उनके साथ थे और ज़्यादातर बातचीत उन्होंने यूक्रेन जंग के हवाले से की है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुतिन चाइना क्यों तशरीफ़ लेकर गए हैं, दोनों ममालिक ने क्या बातें की हैं, अमेरिका को क्या मैसेजेस दिए गए हैं और वेस्ट ने इसको किस तरह रिस्पॉन्ड किया है। और अमेरिका जो एक बहुत बड़ा एड पैकेज देने जा रहा है यूक्रेन को, उसको काउंटर करने के लिए रूस कौन से मेजर्स ले रहा है। पुतिन और शी जिनपिंग ने रशिया और चाइना के टाइज को एक स्टेबलाइजिंग फोर्स करार दिया है इस कैओटिक वर्ल्ड में और उन्होंने इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया वेस्ट को। उनके मुताबिक वेस्ट की पॉलिसीज़ की वजह से पूरी दुनिया में एक क्योस बपा हुआ है और रूस और चाइना की कोलैबोरेशन उसको कम कर सकती है। ये एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर का किरदार अदा कर सकते हैं। शी जिनपिंग ने पुतिन को एक बार फिर ओल्ड फ्रेंड करार दिया और कहा कि दोनों ममालिक की दोस्ती बेलौस है, ये किसी मतलब की खातिर नहीं है, ये दुनिया में स्टेबिलिटी और अमन का पैगाम है। ये उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ एक महाज है जो हमें गिराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चाइना हर वक्त तैयार है रूस के साथ काम करने के लिए, दुनिया में फेयरनेस और जस्टिस को फ़रोग़ देने के लिए। और उन्होंने ये पैगाम दिया कि रूस और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक नहीं हैं, यानी हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है और ना ही ये दोस्ती किसी के ख़िलाफ़ एक महाज है। और साथ ही उन्होंने मेंशन किया जमहूरियत और इंसाफ को और उन्होंने कहा कि ये दो चीज़ें मल्टीपोलर वर्ल्ड के इमर्ज हुए बगैर नहीं हासिल की जा सकती। बेसिकली उनका मतलब ये था कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो कि यूएस चाहता है, जिसमें अमेरिका एक ही पावर का मरकज़ हो, उसमें इंसाफ आपको नहीं मिल सकता। यूनिपोलर वर्ल्ड अपने मतलब के हिसाब से फ़ैसले करती है, लेकिन जिस दुनिया में मल्टीपल पावर कॉरिडोर्स हों, जिस भी इकोसिस्टम में, तो वहाँ पर जमहूरियत होती है, हर तबके की आवाज़ सुनी जाती है। मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी ताकत के कई मराकज़। कोल्ड वॉर के इख्तिताम के बाद अमेरिका तकरीबन 20 से 25 साल तक यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर एंजॉय करता रहा एज अ सुपर पावर और उसको चैलेंज किया चाइना ने। चाइना के बाद अब उनको चैलेंज कर चुका है रूस और रेजिस्टेंस की आवाज़ें इनको एशिया से भी आ रही हैं, भारत, अरब और दूसरे एशियाई ममालिक की जानिब से और इवन साउथ अमेरिका की जानिब से भी। तो ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। ब्रिक्स का इसमें आगाज़ हो रहा है जिसमें ये बड़े बड़े मुआहदे करने जा रहे हैं, नई करेंसी की बातचीत हो रही है, डॉलर को डिच करने की बात हो रही है। तो ये है मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें एक सुपर पावर की बदमाशी नहीं चलेगी। ये पैगाम इन्होंने इस मीटिंग में अमेरिका को दिया है और दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है जिसके मुताबिक चाइना और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल को पहुंच चुके हैं, यानी हर लेवल पर ये पार्टनरशिप करेंगे जिसमें इकोनॉमिक, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक सब कुछ शामिल होगा। पुतिन ने ये विजिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौके पर किया है। इस दौरे से पहले उन्होंने अपनी सारी फौज को इजाजत दे दी है कि यूक्रेन पर हर तरफ से चढ़ाई कर दें। यूक्रेन की बैटलफील्ड पर रूसी अफवाज अब सारे फ्रंट से हमलावर होंगी एक नई जिद्दत के साथ, एक नए जोशो वलवले के साथ। इस नई मिलिट्री स्ट्रेटजी के पीछे क्या फिलॉसफी है? रूस इस वक्त बड़ा क्लोजली एनालाइज कर रहा है अमेरिका बादर और नेटो को, जो वो $60 बिलियन जारी कर चुके हैं यूक्रेन जंग के लिए, फ्रेश वेपन्स और नए ट्रूप्स के लिए। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बरतानिया से भी आवाज़ें आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा असलहा यूक्रेन में यूज़ हो सकता है और फ्रांस ये बयान दे चुका है कि हमारे फ़ौजी यूक्रेन में जाकर लड़ सकते हैं। तो इस वक्त सारे ये जो यूरोपियन ममालिक हैं, नेटो और अमेरिका, रूस को आंखें दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी जो फ़ौजें हैं यूक्रेन की वो काफ़ी बुरी तरह से पिट चुकी हैं। तो अब अमेरिका एक रीन्यूड एफर्ट कर रहा है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कि ये अपना असलहा, अपने फ़ौजी
और हर तरह की मिलिट्री इमदाद भेजे यूक्रेन के अंदर। पुतिन की स्ट्रेटजी ये है कि इस इमदाद के आने से पहले ही एक ऐसी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर ली जाए कि जब तक वो इमदाद पहुंचे तो वो बिल्कुल नकारा हो चुकी हो, उसको पहले ही वो न्यूट्रलाइज कर चुकी हो। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं जैसे रूस की लड़ाई किसी जख्मी बंदे से हो रही है तो रूस उसको पहले ही मार देना चाहता है डॉक्टर्स और उसके साथियों के आने से पहले। रूस चाहता है कि उस पुतले में जान ही बाकी ना रहे, इससे पहले कि उसमें कोई जान भरने आए हम उसको पहले ही मार दें। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है जिसके तहत उन्होंने यूक्रेन पर ऑल फ्रंट से अटैक कर दिया है एक नई फौजी हिकमत अमली के तहत। इसमें यूक्रेन का एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है खार्किव, वहां पर एक नई मिलिट्री कैंपेन का आगाज भी है रूस की जानिब से। और ये तकरीबन 1000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन है जिस पर जंग जारी है और इस पूरी जो पट्टी है इस पर रूसी अफवाज एक नए सिरे से हमला कर रही हैं। और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक यूक्रेनियन फोर्सेस को इस वक्त शदीद रेजिस्टेंस का सामना है रशियन ट्रूप्स की जानिब से। उनके पास असलहे की कमी है, उनके पास मैन पावर की कमी है, उनके पास लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट की कमी है जो कि अमेरिका से अभी आ रहा है। इस सारे असना में अमेरिका ये समझता है कि चाइना रूस की मदद कर रहा है। रूस का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो उनकी पूरी इंडस्ट्रियल बेस है, उसको फंक्शनल रखने में चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है, जिस क्लेम को चाइना हमेशा से रिजेक्ट करता है। चाइना कहता है कि हम इनकी कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं कर रहे रूस की। अमेरिका कहता है कि आप इनको मशीन टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इनको टर्बोजेट इंजन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट में यूज़ होता है वो सारा चाइना से आ रहा है। बीजिंग इनको बेसलेस एलिगेशंस करार देता है और वो ये कहता है कि रूस के साथ हमारे बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल ट्रेड टाइज हैं जो कि जंग से पहले थे। रशिया यूक्रेन जंग के बाद जहां हमने देखा कि अमेरिका और वेस्ट ने ज़बरदस्त पाबंदियां लगाई रूस पर, उनके बिलियनर्स की प्रॉपर्टी को सील किया, उनके डॉलर एसेट्स को जब्त कर लिया और उन पर डॉलर की ट्रेड को बिल्कुल ही सैंक्शन कर दिया, तो उसके बाद रूस ने एशिया की तरफ नए नए अपने बायर्स ढूंढे जिनमें चाइना और इंडिया सरे फहरिस्त थे। चाइना और इंडिया ने इनसे सस्ता तेल लिया, सस्ती गंदम भी ली, पाकिस्तान ने भी कुछ इनके साथ डील साइन की। तो बेसिकली रूस ने यानी ईस्टवर्ड देखना शुरू किया एशिया की तरफ। और इस जंग के बाद ही ये ब्रिक्स कंट्रीज को समझ आई है कि हमें अपनी एक नई करेंसी बना लेनी चाहिए। फ्यूचर में अगर किसी का फड्डा होता है अमेरिका बहादुर से, तो जब ये इनको डॉलर सिस्टम से निकाल देगा, डॉलर के फाइनेंशियल सिस्टम से, तो ये मुल्क क्या कर सकेंगे। हर कोई ईरान या रूस नहीं होता जो अमेरिकन सैंक्शंस को सस्टेन कर लेता है। ये बाकी कंट्रीज को भी ये डर लाहिक हो गया, अगर हम पे कल को सैंक्शंस लगेंगी तो हम किस तरह ग्लोबल ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए उन्होंने ब्रिक्स में एक नई करेंसी का तस्वुर पेश किया था जिस पर काम जारी है। उसमें यह होगा कि अगर आप पर सैंक्शंस लग भी जाती हैं तो आप यूरोपियन ममालिक के साथ ट्रेड नहीं कर सकोगे, लेकिन आपका जो सेंट्रल एशिया, रशिया और आपका एशिया वाला जो सारा ब्लॉक होगा वो आपस में ट्रेड कर सकेगा, बार्टर ट्रेड या फिर अपनी करेंसीज में ट्रेड। तो इस वक्त करेंसी के हवाले से भी डिबेट जारी है कि किस करेंसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा इस ट्रेड में। अभी तो सबसे ज़्यादा चाइना की जो यान करेंसी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसमें इंडिया और बाकी ममालिक का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक सबकी एक ही करेंसी होनी चाहिए जो कि वो यूटिलाइज हो, एक न्यूट्रल करेंसी जिसको ब्रिक्स करेंसी कहा जाता है। तो इसीलिए रूस के लिए चाइना वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना एक तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, साउथ अमेरिका का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इस तरह वो रूस का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर चाइना ना होता तो इस वक्त तक रूस ने बिल्कुल ही तबाह हो जाना था, बिल्कुल ख़त्म हो जाना था जितनी सैंक्शंस अमेरिका और वेस्ट इन पर लगा चुके थे। तो इनको बचाने वाला बेसिकली चाइना ही था, जिसने इनके साथ ना सिर्फ ट्रेड जारी रखी बल्कि ट्रेड में इजाफा कर दिया। चाइना को इससे ये फ़ायदा हासिल हुआ कि उसको थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल गई और रूस को नया बायर मिल गया चाइना की शक्ल में, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो चाइना खुद ही इतनी ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर कर लेता है कि एक मिनी वर्ल्ड कहा जा सकता है चाइना को, कि अगर किसी भी मुल्क पर कोई सैंक्शंस लग जाएं तो चाइना अगर उसका हाथ पकड़ ले तो उसकी इकॉनमी बच सकती है। और इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं, ईरान और रूस, जिनका हाथ चाइना ने अभी तक पकड़ा हुआ है और इन्हीं के सहारे पर इनकी इकॉनमीज़ काफ़ी हद तक जिंदा हैं। बेसिकली सीपैक के पीछे भी यही आइडिया था कि जब
जिस तरह अमेरिका हमें डिच करा रहा था 2009 के बाद से लेकर 2015 तक, तो पाकिस्तानी सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो पाकिस्तान ने तंग आकर ये चाइना से फिर रुजू किया और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का आगाज़ किया, जिस पर अब आके अमेरिका बहुत ज़्यादा अमेरिका और उसके दोस्त रुकावटें डाल रहे हैं और सी पैक को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये सारे जो ममालिक हैं, पाकिस्तान, ईरान, रूस, ये चाइना की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि वेस्ट की तरफ से इनको जब रिजेक्शन मिलती है, जब इकनॉमिक हिट मिलती है, तब उनके पास सिर्फ चाइना ही उनको एक ऑप्शन नज़र आता है। तो चाइना रूस की इकनॉमिक मैदान में तो मदद कर रहा है, जैसे उनके साथ ट्रेड टाइज तो बढ़ा रहा है, लेकिन उनको डायरेक्ट मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा जो चाइना क्लेम करता है। अमेरिका ने भी इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि इनडायरेक्टली आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हो जो रॉ मटेरियल्स वगैरह जो बाद में वो अपने इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, तो आप इनको ये सामान ना दें जो कि ड्रोन्स, टैंक्स और रॉकेट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। चाइना यूक्रेन के हवाले से कहता है कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी का साथ नहीं देता, हम तो जंग बंदी के सपोर्टर हैं। और चाइना इस हवाले से अपना एक पीस प्लान भी प्रपोज कर चुका है। पिछले साल ये 12 नकाती एक एजेंडा था जिस पर चाइना ने कहा था अमल दरामद होना चाहिए, सबकी सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए और पीसफुल तरीके से डीएस्केलेशन होनी चाहिए। और वेस्ट के जो मनूवर्स हैं रशिया के अगेंस्ट, वो भी उनको बंद करने चाहिए, जैसे ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नाटो की, रूस के करीब ना जाएं। यानी चाइना ने जहां पर बात की कि सबकी सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इसके अलावा चाइना ने यह भी उस पीस प्लान में कहा था कि रीजनेबल जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और रूस का क्या है सिक्योरिटी कंसर्न कि नाटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन रूस की तरफ, वो नाटो उसको बंद कर दे, लेकिन नाटो ने चूंकि ये हरकतें बंद नहीं की, इसलिए पुतिन कहते हैं कि हमें यूक्रेन पर हमला करना पड़ा और ये इनएविटेबल था रशिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और इसके साथ ही चाइना ने कहा कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के खात्मे के लिए हम अपना हर किस्म का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। और इस हवाले से पुतिन ने भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है चाइना का, और इस विज़िट में भी उन्होंने कहा कि आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हर मौके पर हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ ट्रेड जारी रखी है और एक पीसफुल सोल्यूशन की बात की है यूक्रेन जंग की, और इसमें आपने सारे साइड्स की बात की है। चाइना और रूस की ट्रेड रशिया यूक्रेन जंग के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई थी और वो 2023 में 240 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। और इसलिए यूएस भी हर महीने रूस पर जो सैंक्शंस हैं उनको रीन्यू करता रहता है और वो नज़र रखते हैं कि कौन से बैंक्स रशिया की वॉर मशीन में मुलविस हैं, वो रशिया की वॉर को भी फाइनेंस करते हैं, और वो अगर किसी से तिजारत कर रहे हैं तो वो सबको वो सैंक्शन लगा देते हैं कि वो डॉलर लेड ट्रेड नहीं कर सकते। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से वो उनको पहले ही निकाल चुके हैं। स्विफ्ट एक ग्लोबल बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है जो कि इंश्योर करता है फास्ट ट्रांजैक्शंस को, तो उससे पहले ही रूस आउट हो चुका है। इसके अलावा कुछ और सैंक्शंस इन्होंने अभी रिसेंटली लगाई हैं जिससे चाइना थोड़ा सा मोहतात हुआ है, और चाइना और रूस की जो ट्रेड है पिछले 2 महीनों में थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। लेकिन ये है कि ये बाद में फिर कोई ना कोई इसका हल निकाल लेते हैं, कोई इस तरह के ट्रेड कॉरिडोर्स दरियाफ्त कर लेते हैं जिससे ये अपनी ट्रेड को जारी रखते हैं। पहले 2-3 महीने तो इनको हिट पड़ती है, लेकिन फिर ये संभल जाते हैं, ये रूस, चाइना और ईरान वगैरह। और अमेरिका को ये नहीं पता कि जितनी ज़्यादा ब्रूटल सैंक्शंस लगाता रहता है उतना ही ये जो दूसरे ममालिक हैं वो कॉशियस होते रहते हैं और वो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेट फील करते हैं, और फिर ये ब्रिक्स वगैरह का आप देखते हैं इसको मज़ीद बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा हमने देखा था कि यूएस के जो सेक्रेटरी स्टेट है ब्लिंकन, उन्होंने भी चाइना का विज़िट किया था और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप रशिया को इस तरह सपोर्ट ना करें, हम आपके साथ ट्रेड करते हैं, जो हम आप पर ट्रेड बैरियर्स लगा रहे हैं उनको हम कम करेंगे। तो चाइना ने वो चीज़ भी देखनी है कि अमेरिका के साथ जो उनकी कोलैबोरेशन है वो भी किसी ना किसी हद तक रहे, और रूस के साथ भी इनकी जो दोस्ती है वो भी ख़राब ना हो। पुतिन के पास इस वक्त एक ही मेन लाइफलाइन है और वो है चाइना, नहीं तो इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये तो चाइना है जो कि इतनी बड़ी इकॉनमी और आबादी की वजह से इतने ज़्यादा पूरी दुनिया को, आधी से ज़्यादा दुनिया को अपने साथ नथी किए हुए है, और अमेरिका का जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर है उसको वो चैलेंज कर सकता है, और उसके बगैर भी उसका गुजारा हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चाइना ने बहुत मजबूत कर लिया अपने मुल्क में, और इन चीज़ों को बेचना और ट्रेड करना यही वो चीज़ है जो चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में चाइना की रूस के साथ जो ट्रेड है,
जो पिछले 2 सालों में जिसमें हमने बहुत ज़्यादा इजाफा देखा है, अभी रिसेंटली जो इसमें एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है अमेरिकन सैंक्शंस और अमेरिका की चाइना की तरफ कुर्बत की वजह से। इसकी वजह से क्या आप चाइना और रूस के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनमें कोई कमी देख रहे हैं, या चाइना वैसे ही अपने ओल्ड फ्रेंड पुतिन को सपोर्ट करता रहेगा और अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।